केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आज हम एक नई थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। इट इज ऑल्सो नोन एज वीबीटी। It was given by Hitler and London in 1927. First of all, it was given by them, and after some year, 3 or 4 years, it was modified by L. Pauling and J.C. Slater in 1931. तो means जो theory हम आज पढ़ते हैं, that is based upon assumptions given by these two scientists. They have modified the previous idea of Hitler and London. ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके मेन पॉइंट्स क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, वैलेंस बॉन्ड मींस इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट है, दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। सिंपल। वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस कौन? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, दे विल फॉर्म बॉन्ड। तो इसके बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं। लेट्स सी दैट। फर्स्ट, इट सेज एटम्स डू नॉट लूज आइडेंटिटी इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मतलब, अच्छा, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ओके, क्योंकि मैं इसको हटाने लगी। ये कहता है atoms do not lose identity even after formation of molecule. Means हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक H मिलके हो गए 2H। एटम्स वही रही, लेकिन ये थी हाइड्रोजन एटम, ये थी हाइड्रोजन एटम और ये बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एटम्स डू नॉट लूज आइडेंटिटी इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है? 2 हाइड्रोजन की एटम्स। क्लियर बात? ओके। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ वही इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कब? एज द 2 एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, जब एटम्स एक दूसरे के पास आती हैं। The inner electrons do not participate in bond formation. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, आपको पता है क्लोरीन प्लस क्लोरीन बन जाती है क्लोरीन Cl2। ओके, इस क्लोरीन के पास वैलेंस शेल के अंदर हैं कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इधर वाली क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्लोरीन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इट इज 2 8 7। तो ये बाहर वाली शेल ही पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अंदर 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। मेक इट क्लियर, राइट? द इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वाले जो बॉन्ड है अंदर वाली शेल्स में पड़े हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, देन इट सेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच बॉन्डेड एटम लूज देयर आइडेंटिटी, द अदर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनइफेक्टेड। ओके, इस बात का क्या मतलब है? मैं फिर से क्लोरीन का ही एग्जांपल लूंगी। देखिए, जब इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप करते हैं, राइट? तो क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर है 17। इट इज 2 8 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट वाली में 8 और सबसे बाहर वाली में कितने हैं? 7। राइट, ओके, दिखाई दे रहा है यहां से। तो इसका मतलब, अब देखो, मैं क्लोरीन के सिर्फ बाहर वाले क्लाउड की बात कर रही हूं। ये ठीक, अब क्या होता है? ये बाहर वाला जो क्लाउड है, ये साथ साथ जुड़ जाएगा क्लोरीन। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में।
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये वाला पोर्शन दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉमन, और देखो हो गई ओवरलैप। ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों यूनाइट कर गए। ठीक है ना। और एटम को अगर हम स्फेरिकल मान के चलते हैं, एटम इज स्फेरिकल, तो सिर्फ बाहर वाला क्लाउड ही इस तरीके से मिक्स होगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं ओवरलैपिंग ज्यादा डिटेल में यहां बात नहीं करूंगी, क्योंकि थ्योरी के बाद हम उसी पे आने वाले हैं। देन स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज accounted by the fact that the formation of bond is accompanied by the release of energy, right? And the molecule has minimum energy at certain distance between the atoms known as internuclear distance. Larger the distance, larger the decrease in energy, stronger will be bond formation. Okay. ये कहता है कि जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, देयर विल बी रिलीज इन एनर्जी। ये दोनों आपस में मिक्स हुए तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, एनर्जी बाहर जाएगी ही जाएगी। ठीक, ओके। अब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इनके बीच में मिनिमम एनर्जी कब होगी, जो इस क्लोरीन एटम की बॉन्ड लेंथ है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। आप बॉन्ड लेंथ के आइडिया को जानते हैं। अगर आप इसको इस लेंथ से और अंदर लेके जाने की कोशिश करोगे, देयर विल बी रिपल्शन। ठीक है, अभी उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। बॉन्ड जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी एनर्जी बाहर जाएगी। दैट स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, that formation of bond is accompanied by release of energy. Whenever there is formation of a bond, there will be release of energy. Energy release होगी ही होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ओके। अब सबसे ज्यादा मिनिमम एनर्जी कब होगी, when the atoms are at internuclear distance, means जितनी उनकी बॉन्ड लेंथ है उतने डिस्टेंस पे उनकी एनर्जी मिनिमम रहती है। उससे दूर हो तब भी, उसके नजदीक करेंगे तो एनर्जी विल राइज। ठीक है, ओके। अब इसको, ये तो मेन पॉइंट्स थे थ्योरी के, जिसके ऊपर ये सारी की सारी थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की, और फिर इस थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करती हूं। जो पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स की हमने बात की है, हम उन्हीं चीजों को अभी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सबके बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, सो कंसीडर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एटम्स कंबाइन करेंगे। ठीक है, और आपने ये पढ़ लिया, जब भी एटम्स कंबाइन करती हैं, देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, whenever atoms combine to form a molecule, there is always decrease in energy. वहां पे हमेशा एनर्जी डिक्रीज होगी, and that leads to stability of molecule. That leads to stability of molecule. Clear? Okay. अब देखिए, when atoms are far apart, जब एटम्स मॉलिक्यूल बनाने से पहले एक दूसरे से बहुत ही दूर हैं,
they do not have any force of interaction. जब मॉलिक्यूल बनने से पहले एटम्स एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर हैं, उनके बीच में किसी भी तरह की फोर्स ऑफ इंटरैक्शन नहीं है. क्लियर? इंटरैक्शन का मतलब रिपल्शन और अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं है. बट एज दे स्टार्ट कमिंग क्लोजर, they start coming closer, जब ये नजदीक आने लगते हैं, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑपरेट. दो तरह की फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं. टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑपरेट और कम इनटू एग्जिस्टेंस. सबसे पहली बात, अट्रैक्शन. दो तरह की फोर्सेस, जब हम इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. पहली है अट्रैक्शन. अब अट्रैक्शन किस किस में आएगी? ठीक है, मॉलिक्यूल तो मैं बनाऊंगी. ये एक एटम, ये एक एटम, मैं इसको हाइड्रोजन ही ले लेती हूं. इस हाइड्रोजन के पास ये मॉलिक्यूल मैंने ले लिया ए, ये ले लिया बी. ये रहा हाइड्रोजन ए का मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, और ये रहा बी वाली हाइड्रोजन का. राइट? तो ये एक एटम, ये दूसरी एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन. ओके, ये इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी एटम से जुड़ा हुआ है. राइट? इस इलेक्ट्रॉन को ये एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे हुए जब दूर हैं. इनके बीच में किसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है. लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे के नजदीक आए, ये पास आए, अब मैं एक की जगह शिफ्ट कर देती हूं. ये यहां पहुंच गया ए वाला, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ बंधा हुआ है. अट्रैक्शन. ओके, जैसे ही नजदीक आए, पहली आई अट्रैक्शन किस किस के बीच में? एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले वाले के न्यूक्लियस की तरफ. अट्रैक्शन आ गई. इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा. ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. राइट? ओके. सेकेंड टाइप कौन सी आई? रिपल्शन. अब इनमें से रिपल्शन किस किस के बीच में होगी? यस, सेम चार्जेस. ओके, तो ये रहे सेम चार्ज. रिपल्शन. रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा. और कौन करेगा? यस, न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो आ गई ना दो तरह की फोर्सेस. अब हमें यह देखना है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, और अगर रिपल्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा. समझ आई बात? इसको मैं फिर से बनाऊंगी, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने यहां पे बनाया था. अब दो तरह की फोर्सेस आ गई. पहली फोर्स है अट्रैक्शन, मींस द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम. एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड वाइस वर्सा. ऑल्टरनेट हो गया, पहले का दूसरे को, दूसरे का पहले को. अब अट्रैक्शन हुई ना, देयरफॉर एनर्जी इज रिलीज्ड. अट्रैक्शन हुई तो एनर्जी इज रिलीज्ड. और बॉन्ड बनने पर अट्रैक्शन होनी चाहिए. जितनी एनर्जी बाहर जाएगी, जो बॉन्ड है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. अब रिपल्शन, रिपल्शन किस किस के बीच में होगी? सेम चार्जेस के बीच में. ठीक है, तो द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं,
as well as their electrons, nuclei of both the atoms as well as electrons of both atoms repel each other. और ये इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? वैलेंस वाले, अंदर वाले कुछ नहीं करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ एटम्स रिपेल ईच अदर। और दो चीजें देखो, ये दोनों मैं नजदीक ला रही हूं, रिपेल कर रहे हैं, और अगर मुझे इनको जबरदस्ती ऐसे जोड़ना है तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकलती है, और जब रिपल्शन को कंट्रोल करना हो तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस रिपल्शन। तो यहां एनर्जी ऐड हो रही है, एनर्जी इज यूज्ड और उधर एनर्जी रिलीज्ड। तो ये वाला फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। क्लियर? आई होप साथ साथ लिख रहे हो आप लोग सारी चीज। ठीक है, नोट्स भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। हेडिंग आपका रहेगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट? तो आप पहले जनरल बात बता रहे हो। ओके, वेल, अब दो तरह की फोर्सेस होगी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ठीक है, तो जनरलाइजेशन क्या आएगी? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ attractive forces is more than repulsive forces, more than magnitude of repulsive forces, more than magnitude of repulsive forces, there will be release of energy and formation of covalent bond. क्लियर बात? दो तरह की फोर्सेस, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? और अट्रैक्शन किस किस के बीच में है? एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरी का न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और दूसरी के इलेक्ट्रॉन पहले वाली एटम का जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट? और ओके, अब देखिए, जो मैंने पहले आपको बना के दिखाया था, हम दो सिचुएशंस बनाएंगे, रिपल्शन अलग से और अट्रैक्शन अलग से। ठीक है, जब फार अपार्ट थे नो फोर्स, मैं बनाऊंगी जब वो पास आ गए हैं एटम्स दोनों। ठीक है, ये रहा एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन एटम ए, उसका न्यूक्लियस, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये रहा न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बी, और इधर हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। ठीक है, और ये जो डॉट्स हैं ये उनकी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पहले से ही है। ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करके रखे ही हुए हैं। ठीक है, नजदीक आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया इसने, और इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया इसने। तो दीज आर ओल्ड, ये हम बना रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां मैं लिख दूंगी व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के नजदीक आई तो दो तरह की फोर्सेस आएंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये वाली है ओल्ड,
ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस, और ये वाली जो डार्क है दीज आर न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 2 ओल्ड प्लस 2 न्यू, टोटल अट्रैक्शन आ गई 4, टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गई 4। ओके, और दूसरी साइड रिपल्सिव फोर्सेस, सेम यही चीज फिर से बनाएंगे हम। ई ए ई बी हाइड्रोजन एटम, दिस इज ए, दिस इज बी। अब मैं अट्रैक्शन वाली नहीं बना रही हूं, सिर्फ रिपल्शन। तो ये देखिए, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और सेम चार्जेस ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्लियर? 2 तरह की फोर्सेस आ गई। तो रिपल्सिव फोर्सेस कितनी है? रिपल्सिव फोर्सेस ओनली 2। तो देखिए न्यू फोर्सेस कितनी आई? न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस 2, और जब पास आए तो रिपल्शन भी तभी जनरेट हुई। न्यू रिपल्सिव फोर्सेस 2, एंड it has been found experimentally, it has been found experimentally that magnitude of attractive forces for hydrogen molecule is greater than repulsive forces, right? Magnitude of repulsive forces, magnitude of repulsive forces, therefore hydrogen molecule is formed, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। इसके बनने में किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आती, राइट? अब जरा हम इसका हाइड्रोजन की फॉर्मेशन का जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, चलिए हम उसको देखते हैं। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। इसी चीज को potential energy curve for formation of hydrogen molecule। देखिए इधर मैं डायग्राम बनाने लगी, ठीक है, और ये वैल्यू है 0, दिस इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहां 0, ऊपर जाते हुए पॉजिटिव, नीचे जाते हुए नेगेटिव। क्लियर? और ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मींस एटम एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं। ठीक, जिस वक्त एक हाइड्रोजन एटम यहां और दूसरी यहां, ये रही ए, ये रही बी, तो एनर्जी है 0। ठीक, एनर्जी 0। ओके, अब चलते चलते अगली स्टेज के ऊपर ये दोनों एटम्स इतनी नजदीक आ गई। ओके, नजदीक आ गई तो एनर्जी डाउन आनी शुरू हो गई। एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं तो एनर्जी कम होनी शुरू हो गई। ठीक, बहुत ज्यादा कम हो जाती है एनर्जी। माइनस का मतलब ये 0, ये नेगेटिव मींस एनर्जी रिलीज हो रही है। यहां पहुंचे तो एटम्स और नजदीक आ गई, और इस जगह पे जब हम इस वैल्यू को देखते हैं, दिस वैल्यू इज, ये वाला डिस्टेंस, इट इज 74 पिकोमीटर। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रह गया 74, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर
ये हाइड्रोजन इस तरीके से ओवरलैप कर गई, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब ये है ए और ये है बी। अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इट इज कितना है, ए इतना है ना, 74 पिकोमीटर, एंड इट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और क्या बोलते हैं इसको, और बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ये दो एटम्स इतनी ही दूरी तक आपस में मिलकर बॉन्ड बना सकती हैं। ओके, इसको और नजदीक करें, ये देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यहां पे लेट इट बी 20, 40, 60, 70, 80 इस तरीके से, ठीक है। ये अगर 20 है, 40 है, 60 है, 60 है, यहाँ पे 80 है, 100 है, 120 है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। 140 है, 160, 180, 200, 220, समझ गया। तो जब ये दोनों एटम्स 220 अपार्ट थी, इनकी एनर्जी कम थी, 0 थी। ओके, नजदीक आते गए आते गए आते गए आते गए एनर्जी कम होती गई, और जब ये 74 पिकोमीटर यहां पे सबसे डिक्रीज, जब ये दोनों ओवरलैप कर गए, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रह गया 74 पिकोमीटर, तो इन्होंने स्टेबल बॉन्ड बना लिया। यहां पे ये थी HH HH, लेकिन अब यहां बन गया H2 मॉलिक्यूल, यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। अब अगर आप इससे भी क्लोज आने की कोशिश करते हो, एटम्स को और क्लोज ले आए, तो एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। एनर्जी इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। और ज्यादा कर दोगे, एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये मॉलिक्यूल टूट ही जाएगा। क्यों? अब दो एटम्स ओवरलैप कर रही हैं, न्यूक्लियस, और पूरी एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये 74 पिकोमीटर के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे को रिपल्शन दिए बिना स्टेबल खड़े हैं। अगर इससे भी नजदीक लाने की कोशिश करोगे, आप इतनी इतनी ओवरलैप करवा दोगे, तो ये दोनों के न्यूक्लियस नजदीक आ जाएंगे, एंड देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़नी शुरू होगी और अल्टीमेटली ये टूट भी जाएगा। सेम चार्जेस है ना, जितना प्रेस करते जाओगे और नजदीक, अल्टीमेटली वो अंदर से बाहर को प्रेशर देगा। गॉट? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहां रहता है वो, व्हेन ये जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। आप समझ गए? और बॉन्ड लेंथ के ऊपर आके यहां पे एनर्जी पॉजिटिव और इधर एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। ये एनर्जी का कर्व है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आप इस ग्राफ से क्या निकालते हो, क्या वैल्यू लिखोगे, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स आर फार अपार्ट, जो देख रहे हो वही लिखना है, आर फार अपार्ट, their energy is potential energy is 0। उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज 0। ओके, when both atoms start coming closer, energy डिक्रीजेस। देख लीजिए, कर्व नीचे को आना शुरू हो गया, एनर्जी डिक्रीजेस। द एनर्जी इज मिनिमम, सबसे कम एनर्जी कहां पे है, यहां पे, इज मिनिमम व्हेन both hydrogen atoms are at an internuclear distance of 74, ये एनर्जी का है, 74 पिकोमीटर। दैट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 74 पिकोमीटर। ये हाइड्रोजन और इसकी बॉन्ड लेंथ किसकी, H बॉन्ड H की कितनी है, 74 पिकोमीटर। आप समझ रहे हो बात?
और इस बॉन्ड के बनने पर कितनी एनर्जी बाहर निकली, दैट इज, एंड एनर्जी रिलीज्ड इज -433 किलो जॉल पर मोल। जब एक मोल H2 बनता है, दैट इज 2 ग्राम हाइड्रोजन बनती है, तो -433 किलो जॉल एनर्जी। माइनस का मतलब आप खुद देख लीजिए, 0 से नीचे है ये एनर्जी। जब ये बॉन्ड बना तो यहां पे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, इस बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज हो रही है 433 किलो जॉल, और ये नेगेटिव साइन है। ये एनर्जी रिलीज हुई, नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, पर मोल का मतलब एक मोल के लिए, तो एनर्जी रिलीज इज 433 किलो जॉल पर मोल, नोन एज बॉन्ड एनर्जी। दिस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इफ hydrogen atoms are brought closer than 74 picometer, there will be repulsion between electron clouds and nuclei of both hydrogens. Nuclei of both hydrogens, energy will rise. एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो, उससे भी नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो एनर्जी विल राइज एंड विल मेक इट अनस्टेबल। एनर्जी बढ़ेगी तो इट विल मेक इट अनस्टेबल। क्लियर? और देखो, ये जो डिस्टेंस है एट एन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ 74 पिकोमीटर, वेयर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस आर बैलेंस्ड। 74 पिकोमीटर के ऊपर जब आते हैं तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है दे आर बैलेंस्ड। दैट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 74 पिकोमीटर। तो इसको डायग्राम को बना के आपको जो आपने लिखा है आपने सिर्फ वही नोट करना है। जो डायग्राम में आप देख रहे हो आप सिर्फ उसी को नोट करोगे और उससे नजदीक लाने की कोशिश करोगे ना 74 से, तो मॉलिक्यूल एनर्जी बढ़ जाएगी एंड मॉलिक्यूल विल बिकम अनस्टेबल। क्लियर? ठीक है, तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, राइट? ओके, चलिए अब देखते हैं हीलियम का मॉलिक्यूल बनता है या नहीं। ठीक है, लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है? हीलियम मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल exists, but helium molecule does not exist. Does not exist. Why? ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। ठीक है, He2 मॉलिक्यूल। तो हम देखते हैं ये बनता भी है कि नहीं। ठीक है, अब हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 1s2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये मेरे पास एक हीलियम, ये मेरे पास दूसरा हीलियम। ठीक है, अब दोनों एटम्स को हम देखेंगे आपस में कैसे जुड़ेगा। ये मैंने ए ले लिया और ये ले लिया बी। ठीक है,
ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन ई ए, बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन ई बी, ऑल सेट। ओके, तो यहां हम देखेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन को, ये मैं ओल्ड फोर्सेस, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ये डॉटेड लाइंस इनकी पहले वाली पुरानी वाली फोर्सेस है, राइट। ओके, अब देखो न्यू फोर्सेस, मैं इसको भी सर्कल दे रही हूं, इसको खींच लिया इसने, इसको अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट कर लिया, इसको इसने, और इसको इसने, 1 2 3 4। ओके, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि जब क्लोज आएंगे तभी आएंगी ना। न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी आई? 4। ओके, नाउ लेट्स सी रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस अगेन सेम चीज ऐसे बनाएंगे हम, हीलियम ए, हीलियम बी, इसके इलेक्ट्रॉन ई ए, इसका इलेक्ट्रॉन ई बी, इसका इलेक्ट्रॉन सॉरी ई ए, ई बी। लेट मी चेक, दिखाई दे रहा है ये? यस। तो ये ए वाले इलेक्ट्रॉन और ये इसके इलेक्ट्रॉन। ओके, अब मुझे बात करनी है सिर्फ रिपल्सिव की, रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में। ठीक है, अट्रैक्टिव तो होगी। ओके, देखो सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, 2, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। हो गया, 3 आ गई। ओके, अब देखना जरा, ये लीजिए, इसका ए इसके बी को रिपेल कर रहा है और इसका बी इसके ए को रिपेल कर रहा है। क्लियर? तो अब जरा काउंट करो, रिपल्सिव फोर्सेस कितनी आई? 1 2 3 4 5, टोटल 5 तरह की रिपल्सिव फोर्सेस आ रही हैं, राइट। तो रिपल्सिव फोर्सेस 5, लेकिन अभी एक और रिपल्शन है, उसको मैं डॉट से बनाऊंगी। देख क्या, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपल्सिव फोर्सेस ये रही न्यू, ओल्ड रिपल्सिव फोर्सेस 2। ठीक है, ओल्ड रिपल्सिव फोर्सेस कितनी आ गई? 2। और इधर ओल्ड अट्रैक्टिव 4। ठीक, लेकिन हम किस पे फोकस करेंगे? जो न्यू फोर्सेस आई, क्योंकि ओल्ड तो पहले से भी थी उनके बीच में, वो तो ऑलरेडी हैं। तो आप देखिए, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस 4, न्यू रिपल्सिव फोर्सेस 5। सो मैग्नीट्यूड ऑफ repulsive forces is more than magnitude of attractive forces. Therefore, He2 molecule does not exist. This molecule does not exist. क्लियर बात? तो इस तरीके से अगर सिर्फ हीलियम के मॉलिक्यूल की बात आए तब भी आप यही चीज लिखोगे। अगर आता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर आपको दोनों को बना के कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो इट वॉज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स लेके इसको अंडरस्टैंड किया एंड आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. So stay tuned for part 2 of the same topic. Till then, stay home, stay safe.